हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का अपने इस न्यू पेंशन स्कीम के इस सीरीज़ में, जिसमें कि ग्रेजुएटी के बारे में नोटिफिकेशन आया था 23/9/2021 का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, जिसमें ग्रेजुएटी के बारे में डिटेल में दिया गया है सारे रूल्स का ये सीरीज़ है। और इसमें अभी तक मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ। ये चौथा पार्ट है, जिसमें हम लोग रूल नंबर 33 से लेके 47 तक रूल नंबर्स की चर्चा करेंगे, जो कि चैप्टर 6 में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं या आप एक रेलवे एम्प्लॉई हैं जो कि एनपीएस सब्सक्राइबर है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको सारे रूल्स की जानकारी इस सीरीज़ के माध्यम से मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो इसमें रूल नंबर 34 में दिया है दोस्तों कि प्रिपरेशन ऑफ पेपर फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी। तो जो ग्रेजुएटी मिलती है उसके लिए जो पेपर का प्रिपरेशन किया जाता है, उसका रूल नंबर 34 में दिया हुआ है। इसमें जो फॉर्म नंबर 6 भरा जाता है फॉर ग्रांट ऑफ ग्रेजुएटी के लिए, और जो 1 साल पहले जो ये प्रिपेयर कर लिया जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ सुपर एनुएशन, जो एम्प्लॉय का रिटायरमेंट का कंपलसरी रिटायरमेंट का जो एज होता है, उससे 1 साल पहले ये प्रोसेस पूरी कर ली जाती है। और या फिर अगर कोई एम्प्लॉय है जो कि लीव प्रिपरेटरी लीव टू रिटायरमेंट के लिए अगर जाता है रिटायरमेंट से पहले लीव पर, तो उस लीव पे जाने से पहले जो 1 साल पहले ये प्रोसेस फॉर्म नंबर 6 के में भरकर कर ली जाती है। इंटीमेशन टू द डायरेक्टर ऑफ स्टेट रिगार्डिंग इशू ऑफ नो डिमांड सर्टिफिकेट। तो डायरेक्टर ऑफ स्टेट जो एम्प्लॉय रेलवे ऑक्यूपेशन में रहते हैं, रेलवे अकोमोडेशन में रहते हैं, तो उन लोगों के लिए एक जो क्वार्टर्स के लिए एक स्टेट ऑफ डायरेक्टर होता है, जो कि उस क्वार्टर अगर वो एम्प्लॉय रह रहा है तो उसका कोई क्वार्टर के रिगार्डिंग कोई ड्यू नहीं है। इसके कारण उससे डायरेक्टर ऑफ स्टेट्स के द्वारा एक नो डिमांड सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये नो डिमांड सर्टिफिकेट देने के बाद में एम्प्लॉय का ग्रेजुएटी जो अगर कुछ ड्यू है तो उस ग्रेजुएटी में से ये अमाउंट डिडक्ट किया जाता है। और ये प्रोसेस जो है कर ली जाती है कम से कम 8 महीने पहले। एम्प्लॉय के रिटायरमेंट होने से 8 महीने पहले ये प्रोसेस कर ली जाती है, और उसको डायरेक्टर ऑफ स्टेट के द्वारा नो डिमांड सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। उसके बाद में उसकी ग्रेजुएटी डिसाइड होती है। स्टेज फॉर द कंप्लीशन ऑफ पेपर्स फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी ऑन सुपर एनुएशन। सुपर एनुएशन पे जो ग्रेजुएटी के लिए जो पेपर वर्क होगा, पेपर का प्रिपरेशन होगा, उसको 3 स्टेज में किया जाता है। स्टेज 1, स्टेज 2 जो कि 1 साल पहले हो जाता है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 34। 1 साल पहले ये प्रोसेस कर ली जाती है। और फर्स्ट स्टेज पे जो होता है वेरिफिकेशन ऑफ सर्विस, जो भी सर्विस एम्प्लॉय ने की है अभी तक, उसका वेरिफिकेशन किया जाता है कि उस सर्विस रिकॉर्ड में, और उससे पूरी तरह संतुष्ट हो जाने के बाद में उसका क्वालिफाइंग सर्विस निकालने के बाद में जो उसका ग्रेजुएटी डिसाइड की जाती है। इसमें दिया हुआ है कि 2nd नंबर में कि अगर मान लो एम्प्लॉय की कोई अनवेरीफाइड पोर्शन सर्विस का रहता है, जिसके बारे में कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अगर स्ट्रांगली नहीं है, तो जो एसआर में दिया रहेगा वही उसको बेस मान लिया जाएगा। और साथ ही साथ जो बिल्स वगैरह, एक्विटेंस ऑफ रोल्स या अदर कोई रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, तो उनको ही मतलब आधार मानते हुए उसको सर्टिफाई या वेरीफाई किया जाएगा। या फिर जो अप्रैल महीने में जो पे स्लिप आती है उसके अनुसार फाइनेंशियल ईयर जिसमें पूरा डिस्क्राइब किया रहता है, उसको सर्विस बुक के अनुसार उसे सर्टिफाई मान लिया जाता है। इसके पॉइंट नंबर 3 में दिया है कि जहाँ पर सर्विस फॉर एनी पीरियड इज नॉट केपेबल फॉर बीइंग वेरीफाइड। अगर मान लो कोई सर्विस का पीरियड है जिसको कि वेरीफाई नहीं किया कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या रहेगा कि देखा जाएगा कि अगर वो पीरियड उसने किसी दूसरे ऑफिस में अगर पीरियड किया था, वर्किंग किया था, तो वहाँ से जानकारी ली जाएगी। या फिर हेड ऑफिस क्या करेगा, प्रेजेंट सर्विंग शेल रिफर द सेड पीरियड हेड ऑफिस को बताएगा, और जिसमें कि देखा जाएगा कि वो किस पीरियड में उसने वो सर्विस कहाँ पर किस ऑफिस में की थी, वहाँ से उसके बारे में जानकारी ली जाएगी। 4 नंबर में दिया है कि ऑन रिसिप्ट ऑफ कम्युनिकेशन रिफर इन सब क्लास 3 नंबर में जो कम्युनिकेशन किया दूसरे ऑफिस से, वहाँ से जो पोर्शन वहाँ पर जिस सर्विस का पोर्शन उसने स्पेंड किया था, वहाँ से जो आएगा उसके हिसाब से उसका पीरियड को वेरीफाई कर लिया जाएगा। और ये जो हेड ऑफिस क्या करेगा, विद इन 2 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ रिसीव सच रेफरेंस, अगर उस ऑफिस से मिला है तो जो रेफरेंस, तो उसको 2 महीने के पीरियड से पहले उसको वेरीफाई कर लिया जाए।
Provided the case of service is capable for being verified, it shall be brought to the notice for referring head of the office simultaneously. और जहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं रिसीव होता है दूसरे ऑफिस से जहाँ से मांगा था, तो उस समय में उस पीरियड को एज अ क्वालिफाइंग सर्विस फॉर ग्रेजुएटी डीम कर लिया जाता है। और जहाँ पर एक एनी पीरियड इज फाउंड दैट हेड ऑफिस एंड कंसर्न अथॉरिटी हैड फेल्ड टू कम्युनिकेट एनी नॉन क्वालिफाइंग सर्विस, जहाँ पर हेड ऑफिस या कंसर्न जो अथॉरिटी है वो फेल होती है फॉर एनी क्वालिफाइंग पीरियड, द सेक्रेटरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नॉन सच नॉन कम्युनिकेशन। छः नंबर में दिया है द प्रोसेस स्पेसिफाइड इन द 1 2 3 4 5 में जो प्रोसेस दी हुई है शेल बी कम्प्लीटेड बिफोर 8 मंथ ऑफ सुपर एनुएशन, ये कम से कम 8 महीने पहले पूरी कर ली जाएगी। और इसमें दिया हुआ है कि जो एनी सर्विस रेंडर बाय गवर्नमेंट सर्वेंट इज नॉट वेरीफाइड इन मैनर सब क्लास 1 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5, द सर्वेंट शेल आस्क, उस रेलवे सर्वेंट से बोला जाएगा कि आप एक रिटर्न स्टेटमेंट दो जिसमें उस पीरियड के बारे में आप अपने तरफ से जानकारी देंगे कि वो पीरियड एज अ क्वालिफाइंग सर्विस कंसिडर किया जाए नहीं, और एक प्लेन पेपर विद इन अ मंथ, एक महीने के भीतर उसे ये चीज़ रिटर्न स्टेटमेंट में देनी होती है, और उसके बारे में एक प्रकार से उससे एक डिक्लेरेशन भरवा लिया जाता है स्टेटमेंट। जब ऐसा देने के बाद में रिटर्न स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लेने के बाद में सर्विस हैव बीन रेंडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग ग्रेजुएटी सर्विस, उस हिसाब से उसकी ग्रेजुएटी का कैलकुलेशन कर लिया जाता है क्वालिफाइंग सर्विस का। और जहाँ पर रेलवे सर्वेंट इज़ नॉट फाउंड टू हैव गिवन एनी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, अगर मान लो कोई इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉय के द्वारा दी जाती है विलफुली, विच मेक्स हिम द इंटाइटल, जो उसको इंटाइटल कर देती है द बेनिफिट फॉर ग्रेजुएटी के लिए उसको इंटाइटल करती है या उसका क्वालिफाइंग पीरियड के लिए इंटाइटल हो जाता है, तो उस कंडीशन में अगर मान लो पता चलता है तो उसे ग्रेव मिसकंडक्ट, गंभीर कदाचार माना जाएगा और उसके अगेंस्ट एक्शन ली जाएगी। सेकंड स्टेज में दिया है कि जब सर्विस बुक में मतलब उसका वेरिफिकेशन कर लिया, उसके बाद में हेड ऑफिस क्या करेगा, स्क्रूटिनाइज सर्टिफिकेट्स का वेरिफिकेशन कर लेगा एंड सेल आइडेंटिफाई, वो आइडेंटिफाई करेगा कि देयर आर एनी ओमिशन, कोई कमी त्रुटि, कोई इम्परफेक्शन, कोई अपूर्णता या फिर कोई डिफिशियंसी, कोई कमी है क्या, वो सारी चीज़ें कंसिडर करके डिटर्मिन द एमोल्यूमेंट डिटर्मिनेट कर देगा कि कितना एमोल्यूमेंट उसका आएगा। एवरी एफर्ट शेल बी मेड टू कंप्लीट द वेरिफिकेशन ऑफ सर्विस एंड स्पेसिफाई इन क्लॉज ए टू मेक ओमिशन, इम्परफेक्शन एंड डिफिशियंसी रिफर्ड इन सब रूल नंबर 1 सेकंड के अनुसार। थर्ड में दिया है कि एनी ओमिशन, कोई त्रुटि, कोई अपूर्णता या फिर कोई कमी विच इज कैपेबल फॉर बीइंग मेड गुड and the period of service which the government servant has been submitted no statement, उसने कोई नोट सबमिटेड स्टेटमेंट सबमिट नहीं किया, पोर्शन ऑफ द सर्विस शेल बी अनवेरीफाइड इन सर्विस बुक, जो भी अनवेरीफाइड सर्विस बुक में रहेगा, इट नॉट हैज़ नॉट बीन पॉसिबल टू वेरीफाई, जिसको कि वेरीफाई करना पॉसिबल नहीं है। द प्रोसीजर लेड डाउन इन क्लास ए शेल बी इग्नोर, तो उसे इग्नोर कर दिया जाएगा, एंड सर्विस क्वालिफाइंग फॉर ग्रेजुएटी शेल बी डिटरमाइन, तो उसे डिटरमाइन कर लिया जाएगा। And service qualifying for gratuity shall be determined on the basis of the entries in the service book, जो सर्विस बुक में एंट्रीज है उसके आधार पर उसे डिटरमाइन कर लिया जाएगा। फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एवरेज इमोल्यूमेंट, एवरेज इमोल्यूमेंट का कैलकुलेशन जैसा मैंने पहले बताया था पहले वीडियो में कि किस तरह किया जाएगा, तो हेड ऑफिस शेल वेरीफाई फ्रॉम द सर्विस बुक करेक्टनेस ऑफ इमोल्यूमेंट ड्रॉन एंड टू बी ड्रॉन ड्यूरिंग द लास्ट 10 मंथ का जो पीरियड रहेगा उसमें से एवरेज इमोल्यूमेंट निकाल लिया जाएगा। इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट इमोल्यूमेंट ड्यूरिंग द लास्ट 10 मंथ, जो लास्ट 10 मंथ का जो इमोल्यूमेंट रहेगा, सर्विस हैव बीन करेक्टली शोन इन द सर्विस, जो कि सर्विस बुक में शो हो रही है करेक्टली। हेड ऑफिस में वेरीफाई द करेक्टनेस, हेड ऑफिस जो कर रहेगा वो उसका जो करेक्टनेस ऑफ इमोल्यूमेंट्स के लिए वेरीफाई कर लेगा, चेक कर लेगा। ओनली फॉर द पीरियड ऑफ 24 मंथ, लास्ट जो 24 मंथ का पीरियड है उसी के बारे में देखेगा। प्रेसिडेंट द डेट ऑफ रिटायरमेंट से पहले का जो 24 महीने का पीरियड रहेगा उसका करेक्टनेस चेक कर लेगा, एंड नॉट फॉर एनी पीरियड प्रियर टू दैट डेट, और उस डेट से पहले का पीरियड को मतलब नहीं देखेगा। थर्ड स्टेज में आ गया है कि एज सून एज द सेकंड स्टेज इज कम्प्लीटेड, जैसे ही पहली सेकंड स्टेज कंप्लीट होती है
बट नॉट लेटर देन 8 मंथ, लेकिन ये 8 महीने से मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द डेट ऑफ रिटायरमेंट, हेड ऑफिस सेल, तो फिर उस कंडीशन में हेड ऑफिस क्या करेगा, फर्निश द रिटायरिंग गवर्नमेंट सर्वेंट, जो भी गवर्नमेंट रिटायर हो रहा है, सर्टिफिकेट इशू करेगा उसको लेंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस के लिए, और उस क्वालिफाइंग सर्विस के लिए एमोल्यूमेंट और एवरेज एमोल्यूमेंट के बारे में उसमें बताया जाएगा, मतलब इन्फॉर्म किया जाएगा किसको, रिटायरिंग गवर्नमेंट सर्वेंट को। गवर्नमेंट सर्वेंट को जब ये चीज़ें मतलब उससे ये पता चलेगा कि उसकी ग्रेजुटी क्या आ रही है, क्वालिफाइंग सर्विस क्या आ रही, और उसमें अगर उसको कोई नॉन एक्सेप्टेंस हो, अगर उसको कोई मतलब उसके तरफ से कुछ ऐसा हो कि उसे एक्सेप्ट नहीं हो, तो वो क्या करेगा, विद इन 2 मंथ, 2 महीने के भीतर में वो उसका सर्टिफाई करेगा उस पीरियड को, या फिर जो भी उसकी नॉन एक्सेप्टेंस है उसके बारे में प्रूफ देगा, और जो कि जिसमें कि एमोल्यूमेंट के बारे में डिसाइड करने के लिए उसको नॉन एक्सेप्टेबल है, तो उसको जो है हेड ऑफिस को बताएगा, मतलब 2 महीने के भीतर वो अपने तरफ से नॉन एक्सेप्टेंस के बारे में क्लेरिफिकेशन दे देगा। फिर क्या होगा, रूल नंबर 37 में दिया है कंप्लीशन ऑफ पार्ट 1 ऑफ फॉर्म नंबर 6। जब तीनों स्टेज कंप्लीट हो जाएगी, तीनों स्टेज कंप्लीट होने के बाद में क्या होगा कि पार्ट 1 ऑफ फॉर्म नंबर 6 का जो है पार्ट 1 कंप्लीट किया जाएगा। सॉरी, फॉर्म नंबर 1 जब कंप्लीट किया जाएगा, हेड ऑफिस सेल पार्ट 1 फॉर्म नंबर 6 नॉट लेटर देन, कितने पीरियड दिया हुआ है, 4 मंथ, सॉरी 4 महीने का पीरियड, नॉट लेट से बाद में नहीं, बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट, मतलब कम से कम रिटायरमेंट की डेट से 4 महीने पहले ये प्रोसेस हो जाएगा। एंड द गवर्नमेंट रिटायरिंग फॉर द रीजन अदर देन सुपर एन्यूएशन, लेकिन जो रीजन रहेगा अदर देन सुपर एन्यूएशन रहेगा उस कंडीशन में। द हेड ऑफिस शेल कंप्लीट द पार्ट नंबर 1 का 6 जो है, फॉर्म नंबर 6 का पार्ट 1 विद इन 2 मंथ आफ्टर रिटायरमेंट। अगर किसी और कारण से उसने सुपर एन्यूएशन के अलावा और कुछ रीजन है रिटायरमेंट होने का, तो उस कंडीशन में रिटायरमेंट के बाद के 2 महीने के पीरियड में ये फॉर्म नंबर पार्ट 1 ऑफ फॉर्म नंबर 6 कंप्लीट कर लिया जाएगा। उसके बाद में 38 में दिया हुआ है कि फॉर्म नंबर 6 और 7 पेपर ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी का जो फॉर्म नंबर 6 है और फॉर्म नंबर 7 है, ये कंप्लीट करके अकाउंट ऑफिस को दिया जाएगा। तो आफ्टर कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ रूल नंबर 36 और 37 के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके हेड ऑफिस को क्या कर दिया जाएगा, फॉरवर्ड कर दिया जाएगा फॉर्म नंबर 6 एंड कवरिंग लेटर इन द फॉर्म नंबर 7 अलॉन्ग विद सर्विस बुक के साथ मिलाकर 6 नंबर और 7 नंबर फॉर्म मिला के अकाउंट ऑफिस को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। और अगर कोई और डॉक्यूमेंट उससे रिलेटेड है वेरिफिकेशन के बारे में, तो अकाउंट ऑफिस को बता दिया जाएगा। हेड ऑफिस क्या करेगा, रिटेन उसकी एक कॉपी अपने पास एज ए रिकॉर्ड रख लेगा, 6 और 7 नंबर की कॉपी। एंड द फॉर्म सेल नंबर शेल बी फॉरवर्डेड टू अकाउंट ऑफिस नॉट लेटर देन 4 मंथ। ये जो है 4 महीने से बाद में नहीं, कि मतलब कम से कम 4 महीने पहले भेज दिया जाएगा। इन अदर केस नॉट लेटर देन 2 मंथ फ्रॉम आफ्टर द डेट। अगर किसी और कारण से अगर उसने रिटायरमेंट लिया है सुपर एन्यूएशन के अलावा, तो ये 2 महीने का पीरियड रहेगा। 2 महीने के बाद, रिटायरमेंट के 2 महीने के भीतर ये जो है प्रोसेस कर ली जाएगी। इंटीमेशन टू अकाउंट ऑफिसर रिगार्डिंग एनी इवेंट, अगर कोई इवेंट होता है जो कि बाद में होता है, मतलब जो फॉर्म नंबर 6 और 7 अकाउंट ऑफिस को भेजने के बाद अगर कोई ऐसा इवेंट होता है जिसके कारण की अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी उसकी जो है एडमिसिबल कुछ मतलब उस पर इफेक्ट होता है, तो उस कंडीशन में उसको प्रॉम्प्टली तुरंत जो है अकाउंट ऑफिसर को बताया जाएगा, कुछ अगर ऐसा इवेंट होता है। इंटीमेशन ऑफ पर्टिकुलर्स ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज टू द अकाउंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर को जो भी गवर्नमेंट ड्यूज बाकी है एम्प्लॉय के ऊपर, उसके बारे में इंटीमेशन दे दी जाएगी कि अगर कोई रूल बाकी है, अगर उसका ड्यूज, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी अकाउंट, ताकि वो ग्रेजुटी में से उस पार्ट को डिडक्ट कर ले या एडजस्ट कर ले। सेकंड में दिया है कि जहाँ आफ्टर द पर्टिकुलर ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज हैव बीन इंटीमेटेड टू अकाउंट ऑफिसर को उसको इंटीमेटेड कर दिया गया है अंडर द इसका जो रूल नंबर 1 था उसके अनुसार। एनी एडिशनल अगर ड्यू अगर बाद में नोटिस आता है हेड ऑफिस को, बाद में पता चलता है, तो उसे भी तुरंत जो है प्रॉम्प्टली अकाउंट ऑफिसर को बताया जाएगा। प्रोविजनल ग्रेजुटी फॉर रीजन अदर देन डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग,
अदर देन अगर कोई DAR केस या जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही है उसके अलावा अगर कोई केस होता है, अगर कोई रीज़न बनता है, तो उस कंडीशन में क्या रहेगा, प्रोविजनल ग्रेजुटी किस तरह दी जाएगी। तो वेयर इन स्पाइट ऑफ फॉलोइंग द प्रोसीजर लेट डाउन इन रूल नंबर 36 में, जो रूल नंबर 36 में दिया हो, उसके अलावा इट इज़ नॉट पॉसिबल, अगर पॉसिबल नहीं हो पाता है हेड ऑफिस को फॉरवर्ड द फॉर्म इन ग्रेजुटी टू अकाउंट ऑफिसर, जो भी फॉर्म्स हैं उनको फॉरवर्ड करना अकाउंट ऑफिसर को विद इन द स्पेसिफाई पीरियड, जो रूल नंबर 36 में पीरियड दिया उसमें अगर वो ये फॉर्म्स अगर अकाउंट ऑफिस को नहीं भेज पाते हैं तो सब रूल नंबर 3 ऑफ 38 का सब रूल नंबर 3 के अनुसार, या फिर द फॉर्म ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी हैव बीन फॉरवर्डेड टू अकाउंट ऑफिसर विद इन द पीरियड स्पेसिफाई बट अकाउंट ऑफिसर में हैव रिटर्न, अगर मान लो उस पीरियड में उन्होंने तो भेज दिया लेकिन अकाउंट ऑफिसर ने उसको उस फॉर्म को रिटर्न कर दिया, क्या करते हुए कि कोई इलिसिटिंग अगर उसमें और कुछ कमी रह गई है या गलती हो गई है तो उसके कारण, तो बिफोर रिसीविंग ऑर्डर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी, तो गवर्नमेंट सर्वेंट उस कंडीशन में क्या होगा, गवर्नमेंट सर्वेंट इज लाइकली टू रिटायर बिफोर हिज ग्रेजुटी, और गवर्नमेंट सर्वेंट का ग्रेजुटी से पहले उसका रिटायरमेंट होने की मतलब डेट आ जाती है, तो कैन बी फाइनलाइज ऑन सेटल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस रूल एंड द हेड ऑफिस शेल अपॉन विथ इंफॉर्मेशन एज मे बी ऑफिशियल रिकॉर्ड विदाउट डिले। और उस कंडीशन में क्या होगा कि अब उसका प्रोसेस जो है डिले हो रहा है किसी कारण से, तो उस कंडीशन में उसको प्रोविजनल रिटायरमेंट ग्रेजुटी इशू कर दी जाएगी। एक रिटायरमेंट ग्रेजुटी की नियरली जो अमाउंट बनता है उसको प्रोविजनल रिटायरमेंट ग्रेजुटी मानते हुए उसे डिस्पर्स कर दिया जाएगा, बाद में उसकी फाइनल असेस करके उसकी फाइनल ग्रेजुटी का अमाउंट फिक्स किया जाएगा। इन केस ऑफ रिटायरमेंट अदर देन ऑन सुपर एन्यूशन में तो एम्प्लॉय को मतलब हेड ऑफ द ऑफिस को पता रहता है कि उसका रिटायरमेंट कब है, वो प्रोसेस पहले कर देता है। क्या अचानक किसी कारण से अगर एम्प्लॉय रिटायरमेंट लेता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, हेड ऑफिस सेल सेंक्शन, हेड ऑफिस क्या करेगा, सेंक्शन करेगा प्रोविजनल रिटायरमेंट ग्रेजुटी विद इन 2 मंथ, 2 महीने के भीतर फाइनल असेसमेंट ऑफ रिटायरमेंट ग्रेजुटी, जब तक कि उसका फाइनल असेसमेंट नहीं होता है रिटायरमेंट ग्रेजुटी का, उससे 2 महीने पहले ये चीज़ अमाउंट जो है प्रोविजनल सेंक्शन कर देगा प्रोविजनल रिटायरमेंट ग्रेजुटी। और जहाँ पर अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, उसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता फॉर एनी अदर देन, और अन्य कोई ऐसा रीजन जिसमें कि डिपार्टमेंट या जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है, उसके अलावा कोई अगर रीजन आता है तो उस कंडीशन में क्या करेगा हेड ऑफ द ऑफिस क्या करेगा, लेटर ऑफ सेंक्शन करने का एक लेटर एड्रेस करेगा टू द अकाउंट ऑफिसर को इंडोर्सिंग अ कॉपी देयर ऑफ ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट 100% की उसकी ग्रेजुटी के हिसाब से एज प्रोविजनल ग्रेजुटी एंड विथहोल्डिंग, और उसका 10% जो है अमाउंट वो विथहोल्ड कर लेगा ग्रेजुटी का, मतलब रोक लेगा। स्पेसिफाई इन द लेटर, और उसमें इस प्रकार से स्पेसिफाई कर दिया जाएगा द अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम द ग्रेजुएट, जो अमाउंट रिकवर करना था ग्रेजुटी में से, सब रूल नंबर ऑफ 40 एंड इशूइंग द लेटर, सेंक्शन लेटर एक इशू किया जाएगा क्लास 1 के अनुसार। हेड ऑफिस शेल ड्रॉ द अमाउंट ऑफ प्रोविजनल ग्रेजुटी आफ्टर रिड्यूसिंग देयर ऑफ द अमाउंट स्पेसिफाई इन द क्लास ए, 10% अमाउंट को रिड्यूस करते हुए मतलब उतना अमाउंट रोक लेगा, और उसके अनुसार जो है उसके पे और जो अलाउंसेज मिलते हैं उसके हिसाब से उसका ड्रॉन कर लिया जाएगा। द अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी पेएबल अंडर रूल नंबर 2 सब रूल नंबर 3 शेल इफ नेसेसरी रिवाइज्ड ऑन कंप्लीशन ऑफ डिटेल स्क्रूटिनी ऑफ द रिकॉर्ड। इफ द फाइनल अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी हैज़ बीन डिटरमाइंड, अगर फाइनल ग्रेजुटी अमाउंट डिटरमाइन कर लिया गया है हेड ऑफिस के द्वारा कंसल्टिंग विद द अकाउंट ऑफिसर से मिलकर, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, जो भी 6 मंथ रिटायरमेंट के बाद रहेगा उस पहले मतलब 6 महीने होने से पहले ही उसको डिसाइड कर लिया जाएगा। गवर्नमेंट सर्वेंट है, द अकाउंट ऑफिसर डायरेक्ट करेगा टू द हेड ऑफिस को कि ड्रॉ एंड डिसबर्स द डिफरेंस, और उसमें जो प्रोविजनल ग्रेजुटी दी थी उसमें और जो फाइनल अमाउंट है उसका जो भी डिफरेंस रहेगा वो जो है डिसबर्स कर देना पड़ेगा उसको एम्प्लॉय को 6 महीने के भीतर, बाय एडजस्टिंग अगर कोई गवर्नमेंट ड्यूज़ वगैरह है तो उनको भी एडजस्ट करते हुए जो फाइनल अमाउंट डिफरेंशियल अमाउंट बनेगा वो डिस्पर्स कर दिया जाएगा। और जहाँ पर अमाउंट ऑफ फाइन प्रोविजनल ग्रेजुटी डिस्पर्स, जहाँ पर के अमाउंट के प्रोविजनल अमाउंट का डिस्पर्स किया गया था, अगर वो अमाउंट आता है ज़्यादा आता है मतलब
जो फाइनल असेस करने के बाद में अगर मान लो प्रोविजनल ग्रेजुटी का अमाउंट ज़्यादा दे दिया गया है एम्प्लॉय को, मान लो 8 लाख रुपए फाइनल असेसमेंट आया और उसको 8.5 लाख अगर ग्रेजुटी दे दी गई है, तो उस अमाउंट को एम्प्लॉय से रिफंड नहीं लिया जाता है ग्रेजुटी के केस में। लेकिन हाँ, अगर मान लो इस कंडीशन में अगर उसको फाइनल अमाउंट ज़्यादा दे दिया गया है, तो जो भी ऑफिशियल रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबल रहेंगे उनको अकाउंटेबल ठहरा दिया जाएगा उस ओवर पेमेंट के बारे में। और फाइनल अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी हैव नॉट बीन डिटरमाइंड, अगर फाइनल अमाउंट डिटरमाइन नहीं किया गया हेड ऑफिस इन कंसल्टेंट विद द अकाउंट ऑफिसर विद इन 6 मंथ का जो पीरियड है उसमें, द अकाउंट ऑफिसर शेल ट्रीट द प्रोविजनल ग्रेजुटी, तो अकाउंट ऑफिसर क्या करेगा, जो प्रोविजनल ग्रेजुटी का अमाउंट है उसी को फाइनल अमाउंट फिक्स कर देगा 6 महीने के भीतर, मतलब 6 महीने में कर ही देना चाहिए उसको। ऑन द इशू ऑफ अथॉरिटी ऑफ द अकाउंट ऑफिसर अंडर क्लास A5 एंड सब रूल 6, द हेड ऑफिस क्या करेगा, रिलीज द अमाउंट ऑफ विथहेल्ड ग्रेजुटी, वो अमाउंट को रिलीज करेगा जो रोका गया था अंडर क्लास A एंड 3, एंड द रिटायरमेंट आफ्टर एडजस्टिंग द गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट के ड्यूज थे उनको एडजस्ट करते हुए, एंड आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रोविजनल ग्रेजुटी इन क्लास नंबर 2, जो कि प्रोविजनल ग्रेजुटी के बाद में जो उसके नोटिस में आए थे जो भी ड्यूज, तो उनको एडजस्ट करते हुए फाइनल अमाउंट इशू कर दिया जाएगा। अगर कोई गवर्नमेंट अकोमोडेशन में रहता है तो नो डिमांड सर्टिफिकेट लिया जाएगा, उसके बाद में जो है उसे इशू किया मतलब फाइनल अमाउंट डिस्बर्स किया जाएगा। 42 में दिया है अथोराइजेशन ऑफ ग्रेजुटी बाय द अकाउंट ऑफिसर के द्वारा अथोराइज किया जाता है। ये सारे फॉर्म जब रिसीव कर लिया जाता है अथॉरिटी के अकाउंट ऑफिसर के द्वारा, सेल अप्लाई द रिक्विसाइड चेक अप्लाई करेगा, रिकॉर्ड द अकाउंट इन्वेस्टमेंट पार्ट नंबर 2 फिल करेगा, मतलब फॉर्म नंबर 6 का 2 नंबर, एंड एसेस द ग्रेजुटी और इशू अथॉरिटी लेटर नॉट लेसर देन 1 मंथ इन एडवांस, 1 महीने से मतलब कम से कम 1 महीना पहले उसे गवर्नमेंट सर्वेंट को ये चीज़ के बारे में बता देना होगा कि उसका क्या अमाउंट ग्रेजुटी बन रहा है, ये उसे एक इशू कर दिया जाएगा। इन केस ऑफ रिटायरमेंट अदरवाइज देन द अटेनिंग द एज ऑफ सुपरएन्यूशन, अगर कोई ऐसा केस बनता है जो कि सुपरएन्यूशन की कंडीशन के अलावा कोई रिटायरमेंट आता है, तो अकाउंट ऑफिस क्या करेगा, रिक्विसाइड चेक्स एंड कंप्लीट द फॉर्म नंबर 6 का पार्ट 2 कंप्लीट करेगा, एसेस द अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी और जो भी ड्यू है उसको विदिन 3 मंथ ऑफ द डेट ऑफ रिसीव, जो उसके पास रिटायरमेंट के लिए जो एप्लीकेशन मतलब उसकी डेट आई थी उसके 3 महीने के भीतर ये चीज़ उसको कंप्लीट कर लेगा, अगर सुपरएन्यूशन के अलावा कोई रिटायरमेंट है। अगर सुपरएन्यूशन का रिटायरमेंट है तब तो ये 1 महीना पहले उसको ये चीज़ दे दी जाएगी। तो ये 2 अलग अलग कंडीशन बनती है। द अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी डिटरमाइन बाय द अकाउंट ऑफिसर अकाउंट क्लॉज A एंड सब रूल नंबर 1 शैल बी इंटीमेटेड टू हेड ऑफ द ऑफिस, को इंटीमेट किया जाएगा विद द रिमार्क, ये रिमार्क डालते हुए कि द अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी में बी ड्रॉन बाय प्रिफरिंग बिल टू पे एंड अकाउंट ऑफिसर एंड डिस्बर्स द हेड ऑफिस टू रिटायर सर्वेंट आफ्टर एडजस्टिंग द गवर्नमेंट ड्यूज, जो भी गवर्नमेंट की ड्यू है उनको एडजस्ट करते हुए उसको फाइनल अमाउंट डिस्बर्स कर दिया जाए। इस टाइप से अकाउंट ऑफिसर के द्वारा बता दिया जाएगा। द अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी विथहेल्ड अंडर सब रूल नंबर 5, जो अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी का जो अमाउंट रोका गया था रूल नंबर 46 के क्लास सब रूल नंबर 5 में, शैल बी एडजस्टेड बाय द हेड ऑफिस के द्वारा एडजस्ट कर लिया जाएगा अगेंस्ट द आउटस्टैंडिंग लाइसेंस फी, जो भी क्वार्टर के बारे में जो लाइसेंस फी रहती है उसको इंटीमेट करके डायरेक्टर ऑफ स्टेट्स को, और जो कुछ रिमेनिंग या रिफंड बचता है वो गवर्नमेंट रिटायर एम्प्लॉय को दे दिया जाएगा। 43 में दिया है कि गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन डेपुटेशन, अगर कोई एम्प्लॉय डेपुटेशन पे है, डेपुटेशन का मतलब होता है दोस्तों, जिन लोगों को पता है उनको तो ठीक है, जिनको नहीं मालूम है तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर मान लो रेलवे में सर्विस कर रहा है और अगर वो कहीं ऑटोनोमस बॉडी या स्टेट गवर्नमेंट या फिर कहीं और सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी और डिपार्टमेंट जैसे कि DFCCIL हो गया, MRVC हो गया, या फिर आधार कार्ड या अदर कोई भी जहाँ पर है वहाँ अगर डेपुटेशन पे काम करता है अगर जाता है, तो उस कंडीशन में उसका रिटायरमेंट की प्रोसेस जो रहेगी, तो जो है अगर मान लो वो किसी और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में जाता है तो जहाँ पर वो गया वहीं के डिपार्टमेंट के द्वारा उसकी प्रोसेस की जाएगी। ओके, और अगर मान लो वो किसी स्टेट गवर्नमेंट के या फिर फॉरेन सर्विस के लिए जाता है, ये दिया हुआ यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट या फॉरेन सर्विस के लिए अगर जाता है, तो उस कंडीशन में जहाँ जो उसका हेड ऑफिस था, जहाँ से उस केडर अथॉरिटी थी, मतलब जहाँ से वो पहले वर्किंग उसका पेरेंट केडर जहाँ था वहाँ से उस चीज़ को सेंक्शन किया जाता है, मतलब वहाँ से उसकी ग्रेजुटी वगैरह डिसाइड की जाती है। तो ये 2 अलग अलग कंडीशन हो गई डेपुटेशन में।
और कोई सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जाता है तो वहाँ से कर सकते हैं, लेकिन स्टेट या फिर फॉरेन सर्विस में जाता है तो हेड ऑफिस या फिर जो कैडर अथॉरिटी है वहाँ से किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी, अगर मान लो ग्रेजुटी का पेमेंट अगर किसी कारण से डिले होता है तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट दिया जाएगा। और जो भी इंटरेस्ट किस कंडीशन में दिया जाएगा, अगर मान लो वो जो डिले हुआ है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से अगर होता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लैप्सेस के कारण होता है अगर, तो दिया जाएगा जो भी पीएफ पे जो उस पीरियड के लिए जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। और लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि डिले ऑफ पेमेंट वाज नॉट कास्ट, अगर डिले ऑफ पेमेंट जो है वाज नॉट कास्ट, अगर नहीं हुआ है, अकाउंट के फेलियर के कारण नहीं होता है, अगर और कुछ कारण से होता है तो गवर्नमेंट सर्वेंट प्रॉम्प्टली विद प्रोसीजर दैट लेट डाउन बाय द पेपर ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी, मतलब तभी दिया जाएगा जब एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस के कारण हो रहा है। एवरी केस डिले इन द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी, जो भी हर एक केस है पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी उसको कंसिडर किया जाएगा वहाँ सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री के द्वारा ऑफ डिपार्टमेंट एंड अटैच सबऑर्डिनेट जो भी ऑफिसर रहेगा उसके। और सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट अगर सेटिस्फाई होता है तो वो देख लेता है कि अगर मान लो ये जो डिले हुआ वो अकाउंट एडमिनिस्ट्रेशन रीजन के कारण हुआ है तो वो एक शेल सेंक्शन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, वो सेंक्शन करेगा पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। एंड द मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट शेल इश्यू प्रेसिडेंशियल सेंक्शन, और जो मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट रहेगा वो प्रेसिडेंशियल सेंक्शन लेगा उस लेटर उसके ऑर्डर निकालने के बारे में और इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। इन ऑल द केसेस पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट हैज बीन सेंक्शन बाय द, जो भी इंटरेस्ट सेंक्शन किया गया है सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के द्वारा, शेल बी फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबल ठहराएगा कि अगर जिसकी गलती के कारण या जिस व्यक्ति के कारण एडमिनिस्ट्रेशन लैप्सेस हुए हैं उसको उसके लिए अकाउंटेबल ठहराएगा, और उसके बाद में जो है ये ऑर्डर इशू किया जाएगा। इस पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बियॉन्ड द 3 मंथ पीरियड, 3 महीने के पीरियड के बाद में जो है ये, मतलब जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा बियॉन्ड 3 मंथ, 3 महीने के बाद के पीरियड के पर किया जाएगा इंटरेस्ट। द डिले ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट देयर अपॉन शेल बी डिटरमाइन इन द फॉलोइंग मैनर्स, किस मैनर में डिटरमाइन किया जाएगा तो वो दिया हुआ है। 1 नंबर में दिया है कि गवर्नमेंट सर्वेंट अगेंस्ट होम डिसिप्लिनरी, जिसके बारे में जिसके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी या फिर जुडिशली प्रोसीडिंग, इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स अगेंस्ट होम डिसिप्लिन या जुडिशल प्रोसीडिंग आर पेंडिंग, वो पेंडिंग है ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट को, इन विच ग्रेजुटी इज विथहेल्ड, और उसके लिए उसकी ग्रेजुटी को विथहेल्ड किया गया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा। पहला ये दिया हुआ है कि अगर मान लो एम्प्लॉय एक्सोनरेट ऑफ ऑल चार्जेस से उससे बरी कर दिया जाता है, मतलब उस पर जो चार्ज लगाए थे उससे वो बरी हो जाता है, तब जो है gratuity pay has been concluded such proceeding in the such case payment of gratuity has been authorized after 3 months from the date of retirement, interest at the rate applicable, जो भी इंटरेस्ट रेट अप्लीकेबल रहेगा उसके हिसाब से उसे 3 महीने के बाद के पीरियड पर उसे इंटरेस्ट पे किया जाएगा, अगर मान लो एक्सोनरेट हो जाता है तो। अगर मान लो दूसरी कंडीशन ये हो जाती है कि डिसिप्लिनरी या जुडिशरी प्रोसीडिंग चल रही है, उसको ड्रॉप करना पड़ रहा है, किस कारण से, डेट ऑफ द रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट की उस पीरियड अगर मान लो डेथ हो गई, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो जुडिशली या डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रही है उसे बंद कर दिया जाता है। तो उस केस में पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी हैज़ बीन अथोराइज आफ्टर 3 मंथ, जो भी 3 महीने का रहेगा उसके बाद का जो पीरियड रहेगा उसमें उसे जो भी अप्लीकेबल रेट रहेगा उसके हिसाब से इंटरेस्ट पे किया जाएगा। और जहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट इज़ नॉट फुली एक्सोनरेटेड, अगर मान लो गवर्नमेंट सर्वेंट को पूरी तरह से एक्सोनरेट नहीं किया गया है, उस पर कोई चार्ज लगाए गए हैं, तो उस कंडीशन में जो 3 महीने के बाद का जो मतलब इंटरेस्ट रेट पे करना है वो उसे नहीं किया जाएगा। और अगर मान लो उसमें करना है तो उसके लिए कॉम्पिटेंट जो अथॉरिटी रहेगी उसके द्वारा एक स्पेसिफाई मेंशन करना पड़ेगा कि इसके लिए इंटरेस्ट पे करना है या नहीं।
ऑन रिटायरमेंट अदर देन द सुपरएनुएशन के अलावा अगर कोई रिटायरमेंट होता है तो उस कंडीशन में क्या रहेगा, जो 6 महीने का पीरियड है, अब यहाँ पर 3 महीने का था यहाँ पे, लेकिन रिटायरमेंट के 6 महीने के बाद अगर वो पीरियड जाता है तो उस कंडीशन में उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ऑन द डेथ ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट वाइल इन सर्विस, जब कोई एम्प्लॉय सर्विस में था और उस समय उसकी डेथ होती है तो उस कंडीशन में क्या रहेगा, ग्रेजुइटी, अगर उसकी ग्रेजुइटी डिले होती है बियॉन्ड 6 मंथ फ्रॉम द डेथ के 6 महीने के बाद तक अगर उसे ग्रेजुइटी का अमाउंट नहीं मिलता तो उस कंडीशन में उसके इंटरेस्ट पे किया जाएगा, लेकिन वही उसमें भी 6 महीने के बाद का जो पीरियड रहेगा उसी पे अमाउंट डिसाइड किया जाएगा। और इन सच केस शेल नॉट ऑटोमेटिकली क्वालिफाइंग द पेमेंट ऑफ ग्रेजुइटी शेल बी कंसल्ट। और उस कंडीशन में अगर मान लो उसके पास एक से ज़्यादा कोई उसके जो क्लेमेंट्स हैं, मतलब क्लेम करने वाले लोग एक से ज़्यादा आ गए और उसका केस अगर कोई पेंडिंग चल रहा है तो उस कंडीशन के कारण अगर मान लो उसकी ग्रेजुइटी का डिले होता है तो उस कंडीशन में नहीं किया जाएगा, मतलब उसे ऑटोमेटिकली मतलब उस पीरियड को नहीं माना जाएगा। और जहाँ पर अमाउंट ऑफ ग्रेजुइटी ऑलरेडी पेड, पहले ही पे कर दिया गया है और इज एनहेंस, और वो बढ़ जाती है, मतलब किसी और रूल आने के कारण, कुछ अलग गाइडलाइन आने के कारण अगर वो अमाउंट बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि गवर्नमेंट सर्वेंट पेमेंट ऑफ ग्रेजुइटी इज डिलेड बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 6 मंथ, जो 6 मंथ सॉरी बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 3 मंथ, 3 महीने से ज़्यादा जो पीरियड रहेगा फ्रॉम द डेट ऑफ इशूइंग ऑर्डर, रिवाइज द एमोल्यूमेंट एंड चेंज इन द रूल, अगर कोई रूल में चेंज होता है उस कंडीशन में या उसका एमोल्यूमेंट रिवाइज होता है, द इंटरेस्ट एट द रेट एप्लीकेबल, जो भी रेट एप्लीकेबल रहेगा प्रोविडेंट फंड पे वो टाइम अलाउड किया जाएगा बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 6 मंथ का जो पीरियड रहेगा उसके हिसाब से। और जहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट इज़ परमानेंटली ऑब्जर्व, जब कोई एम्प्लॉय परमानेंटली ऑब्जर्व हो जाता है पीएसयू में, अगर मान लो कोई एम्प्लॉय रेलवे में काम करते हुए अगर कहीं डीएफसीसीएल, एमआरवीसी या फिर आईआरसीटीसी कहीं अगर जाता है ऑटोनोमस बॉडी कहीं पर भी, और वो वहीं पर जाके ऑब्जर्व हो जाता है, मतलब यहाँ से रिटायरमेंट लेके वहाँ पर अगर ऑब्जर्व हो जाता है तो उस समय में क्या हो जाएगा कि मस्ट ट्रांसफ़र गवर्नमेंट सर्वेंट अपार्ट देयर ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट या ऑटोनोमस बॉडी वेयर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुइटी हैज़ बिन डिलेड, और उस कंडीशन में उसकी पेमेंट ऑफ ग्रेजुइटी डिले होती है 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑब्जर्वेशन के 6 महीने के बाद से अगर वो डिले होता है तो उस कंडीशन में भी रेट एप्लीकेबल फॉर पीपीएफ के अनुसार उसे जो है दिया जाएगा बियॉन्ड द 6 मंथ पीरियड, जो 6 मंथ के बाद का जो पीरियड रहेगा उस पर। अब दिया रिकवरी एंड एडजस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज, जो भी गवर्नमेंट के ड्यूज़ हैं उसको रिकवर या एडजस्ट किया जाएगा, किस तरह किया जाएगा, तो उसमें हेड ऑफिस शेल रिमेन आउटस्टैंडिंग टिल द डेट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट शेल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ ग्रेजुइटी, रिटायरमेंट ग्रेजुइटी से ही जो ये सारे गवर्नमेंट ड्यूज़ को एडजस्ट किया जाता है, और किसी अमाउंट से ये ड्यूज़ को एडजस्ट नहीं किया जाता, इसलिए कभी भी रिटायरमेंट ग्रेजुइटी को ही विथहेल्ड किया जाता है। कोई भी अकोमोडेशन मतलब रेलवे क्वार्टर में अगर रह रहा है तो उस कंडीशन में उसकी ग्रेजुइटी से ही वो अमाउंट डिडक्ट किया जाएगा। और ड्यूज़ अदर देन दोज पर्टेनिंग गवर्नमेंट अकोमोडेशन के अलावा कोई ड्यूज़ है मेन जो कि खासकर होते हैं कि बैलेंस ऑफ हाउस बिल्डिंग, कन्वेंस या एनी अदर एडवांस या ओवर पेमेंट ऑफ पे, अलाउंसेज, लीव सैलरी, एरियर्स ऑफ इनकम टैक्स, जो भी रहेगा डिडक्टेबल एट सोर्स एट द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार वो भी अमाउंट उसी में से डिडक्ट किया जाएगा। ओनली द गवर्नमेंट ड्यूज़, जो भी गवर्नमेंट ड्यूज़ रहे प्रिफर्ड इन एक्सप्लेनेशन 1, जो एक्सप्लेनेशन 1 में जो प्रिफर किए गए हैं, शेल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ रिटायरमेंट ग्रेजुइटी पेएबल टू द रिटायरमेंट गवर्नमेंट सर्वेंट, उसको जो है गवर्नमेंट सर्वेंट से एडजस्ट किया जाएगा। एंड एनी अदर ड्यूज़ विच आर नॉट गवर्नमेंट ड्यूज़ इन टर्म ऑफ एक्सप्लेनेशन शेड 1 शेल नॉट बी रिकवरेबल फ्रॉम द रिटायरमेंट अमाउंट ऑफ ग्रेजुइटी, उसे अमाउंट जो भी रिटायरमेंट ग्रेजुइटी का जो रिकवरेबल अमाउंट आएगा उसे अमाउंट ऑफ ग्रेजुइटी से रिटायर नहीं मतलब डिडक्ट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो इसके अनुसार जो गवर्नमेंट ड्यूज़ आते हैं उसको डिडक्ट किया जाएगा रिटायरमेंट ग्रेजुइटी से, और वहीं अगर गवर्नमेंट अकोमोडेशन के अलावा कोई ड्यूज़ आते हैं तो उससे रिटायरमेंट ग्रेजुइटी से डिडक्ट नहीं किया जाएगा। एडजस्टमेंट एंड रिकवरी ऑफ ड्यूज़ पर्टेनिंग टू द गवर्नमेंट अकोमोडेशन, गवर्नमेंट अकोमोडेशन के कारण जो
रिकवरी बनती है रेलवे क्वार्टर्स के कारण, उसके लिए एक डिमांड सर्टिफिकेट रहता है, मांगा जाता है डायरेक्टर ऑफ स्टेट्स के द्वारा। और ये जो है बिफोर द 8 मंथ ऑफ हिज रिटायरमेंट के पहले 6 महीने पहले दे, मतलब 8 महीने पहले जो है उसे दे दिया जाता है डायरेक्टर ऑफ स्टेट के द्वारा। एंड नो इंटीमेशन रिगार्डिंग द आउटस्टैंडिंग शैल बी रिवाइज्ड आफ्टर स्टिपुलेटेड दैट द शैल बी नो लाइसेंस फी वाज रिकवरेबल फ्रॉम द अलॉटी द स्पेंड 8 मंथ ऑफ रिटायरमेंट एंड नो ग्रेजुटी शैल बी विथहेल्ड। और उसकी ग्रेजुटी को विथहेल्ड नहीं किया जाएगा अगर किस कारण से लेट अगर होता है तो उस कंडीशन, मतलब 8 महीने पहले उसको इस टाइप से ये प्रोसेस चालू हो जाती है डिमांड सर्टिफिकेट रिकवर कर प्रिपरेशन की। हेड ऑफिस शेल इंश्योर द लाइसेंस फी फॉर द नेक्स्ट 8 मंथ। हेड ऑफिस क्या करेगा, इंश्योर कर लेगा कि फ़ी जो भी रहेगी वो नेक्स्ट 8 महीने की जो फ़ी है उसको एंड अप टू डेट रिटायरमेंट ऑफ द अलॉटी इज रिकवर्ड, उससे रिकवर कर लेगा अमाउंट एवरी मंथ फ्रॉम पे और अलाउंस में से उस 8 महीने के पीरियड का जो अमाउंट बनेगा उससे रिकवर कर लेगा पहले ही। उसके बाद में आउटस्टैंडिंग लाइसेंस भी रिकवर्ड इंस्टॉलमेंट, उसको अगर उसके बाद भी कोई आउटस्टैंडिंग रिकवरी बनती है तो उसको इंस्टॉलमेंट में पे एंड अलाउंस से उसको डिडक्ट किया जाएगा। और द एंटायर अमाउंट इज़ नॉट रिकवरेबल फ्रॉम, और अगर वो अमाउंट नहीं रिकवर कर पा रहा है पे और अलाउंसेज में तो बैलेंस शैल बी रिकवर फ्रॉम द ग्रेजुटी, तो जो बैलेंस रहेगा उसे ग्रेजुटी से रिकवर किया जाएगा। 4 में दिया हो कि डायरेक्टर ऑफ स्टेट शेल ऑल्सो इन्फॉर्म हेड ऑफिस द अमाउंट ऑफ लाइसेंस फी। क्या करेगा, जो अमाउंट ऑफ लाइसेंस फी की उसकी इन्फॉर्मेशन हेड ऑफिस को देगा। एंड रिटेंशन ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन फॉर द परमिसिबल पीरियड ऑफ रिटायर टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। से परमिसिबल पीरियड जो रहता है, कुछ पीरियड 4 महीने का पीरियड दिया जाता है कि वो उसको क्वार्टर को रिटेन कर सकता है अलॉटी। एंड द हेड ऑफिस शेल एडजस्ट द अमाउंट ऑफ दैट लाइसेंस फी, उस पीरियड का जो लाइसेंस फी रहेगा उसे एडजस्ट करेगा फ्रॉम द अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी टुगेदर with the uncovered license fee if any mentioned in schedule number 3। और जहाँ पर if any particular case it is not possible डायरेक्टर ऑफ स्टेट के द्वारा डिटरमाइन करना कि आउटस्टैंडिंग लाइसेंस फी कितना है, तो डायरेक्टर ऑफ स्टेट से इन्फॉर्म द हेड ऑफिस दैट क्या करेगा कि वो ये बोलेगा कि 10% ऑफ ग्रेजुटी में भी विथहेल्ड, वो विथहेल्ड कर ली जाए, मतलब रोक दी जाए पेंडिंग रिसिप्ट ऑफ फर्दर इन्फॉर्मेशन। जब तक कि वो उसको आगे की इन्फॉर्मेशन नहीं देता तब तक 10% ऑफ ग्रेजुटी उसको विथहेल्ड कर ली जाएगी, किसके द्वारा, हेड ऑफ ऑफिस के द्वारा। द रिकवरी ऑफ द लाइसेंस फी, जो लाइसेंस फी की रिकवरी रहेगी एज वेल एज डैमेजेस जो ऑक्यूपेशन और रेलवे अकोमोडेशन के जो चार्जेस रहते हैं, शेल बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ डायरेक्टर ऑफ स्टेट एंड विथहेल्ड अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी। द रिटायरमेंट रेलवे एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु आर इन ऑक्यूपेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑक्यूपेशन, जो कि गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रह रहे थे, शेल बी पेड इमीडिएटली, उसे पेड कर दिए गए इमीडिएटली ऑन प्रोडक्शन ऑफ नो डिमांड सर्टिफिकेट फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ स्टेट एंड एक्चुअल वेकेशन ऑफ द रेलवे अकोमोडेशन का जो एक्चुअल वेकेशन किया उसके हिसाब से नो डिमांड सर्टिफिकेट मिलने पर उसे इमीडिएट वो पोर्शन 10% जो रुका था वो दे दिया जाएगा। डायरेक्टर ऑफ स्टेट शेल इंश्योर दैट नो डिमांड सर्टिफिकेट शेल बी गिवन टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉय विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज फ्रॉम द एक्चुअल डेट ऑफ वेकेशन। जो एक्चुअल डेट ऑफ वेकेशन की उसके विद इन 14 डेज में उसको नो डिमांड सर्टिफिकेट दे देगा वो, कौन, डायरेक्टर ऑफ स्टेट। एंड शेल बी इंटाइटल पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट प्रोविडेंट फंड जो भी रहेगा टाइम टू टाइम जो आता है उसके, ऑन एक्सेस विथहेल्ड, जो भी अमाउंट विथहेल्ड किया था एक्सेस ज़्यादा अमाउंट, ग्रेजुटी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिफंडेड, जो कि एम्प्लॉय को रिफंड करना है, देना है, आफ्टर एडजस्टिंग द एरियर्स ऑफ लाइसेंस, जो भी लाइसेंस फी का एरियर्स बनता है उसके अनुसार, एंड डैमेज अगर कोई है तो जो इंटरेस्ट शेल बी पेएबल टू द डायरेक्टर ऑफ स्टेट, जो भी इस पे जो इंटरेस्ट अमाउंट लगेगा, इंटरेस्ट का जो पैसा लगेगा वो किसके द्वारा पेएबल किया जाए, पेड किया जाएगा डायरेक्टर ऑफ स्टेट थ्रू द कंसर्न अकाउंट ऑफिसर के द्वारा। एंड द गवर्नमेंट एम्प्लॉय फ्रॉम द एक्चुअल डेट ऑफ वेकेशन ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन अप टू द डेट ऑफ रिफंड ऑफ एक्सेस विथहेल्ड अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी, जो अमाउंट उसका रोका गया था और क्वार्टर के खाली कर देने के बाद में जो अमाउंट आएगा उसका जो इंटरेस्ट रेट डायरेक्टर ऑफ स्टेट उसे पे करेगा। ऑन अकाउंट ऑफ लाइसेंस फी एंड डैमेज रिमेनिंग अनपेड आफ्टर एडजस्टमेंट,
आफ्टर एडजस्टमेंट के द्वारा अनपेड जो अमाउंट रहता है, विथहेल्ड अमाउंट मेंशन इन द सब रूल में भी रिकवर्ड बाय द डायरेक्टर ऑफ स्टेट थ्रू द अकाउंट ऑफिसर एंड डियरनेस रिलीफ, जो भी डियरनेस रिलीफ एम्प्लॉई को, मतलब जो पेंशनर को दिया जाता है, जो डीए, उसको बोला जाता है डियरनेस रिलीफ, विदाउट, बिना पेंशनर के कंसेंट के बिना उस अमाउंट को रिकवर कर लिया जाता है, और अगर जब तक अमाउंट रिकवर नहीं होता तब तक उसको डियरनेस रिलीफ नहीं दिया जाएगा। ये इसमें 47 नंबर में आ जाएगा कि एडजस्टमेंट एंड रिकवरी ऑफ ड्यूज आफ्टर देन ड्यूज पर्टेनिंग टू द गवर्नमेंट अकोमोडेशन के जो है उसके रिकवरी करने के बाद में, तो ये जो रहेगा नॉट अदर देन द फॉर द ड्यूज अदर देन द ड्यू पर्टेनिंग ऑक्यूपेशन ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन, रेलवे क्वार्टर, गवर्नमेंट आवास को छोड़कर ऑक्यूपेशन के अलावा अगर कोई अदर ड्यू रहता है तो एज रिफर टू द इन क्लास नंबर बी ऑफ एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ रूल नंबर 45, द हेड ऑफिस क्या करेगा, शेल टेक स्टेप टू एसेट द ड्यू 1 ईयर बिफोर, जो 1 साल पहले उसको एसेस कर लेगा, मूल्यांकन कर लेगा, बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, जो कि सुपरएनुएशन पे रिटायर होने वाला है, या फिर ऑन द डेट विच, या फिर जिस डेट को वो लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट के लिए जाने वाला है, जो भी पहले होगा उससे पहले उसको एसेस कर लेगा, डिटरमाइन कर लेगा। द असेसमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूज रिफर इन सब रूल नंबर 1 शैल बी कंप्लीटेड बाय हेड ऑफिस, हेड ऑफिस के द्वारा जो है 8 मंथ बिफोर, 8 महीने पहले गवर्नमेंट रिटायरमेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट के रिटायरमेंट के पहले 8 महीने पहले जो है असेसमेंट कर लिया जाएगा, जो भी ड्यूज उसके आते हैं उनका। द ड्यूज आर असेस्ड इन द सब रूल नंबर 2 क्लास विच कम टू नोटिस, उसके बाद में अगर कोई ऐसा कोई ड्यू नोटिस में आता है हेड ऑफिस को, तो उसके लिए शेल बी एडजस्टेड, उस अमाउंट को कहाँ से एडजस्ट किया जाएगा, रिटायरमेंट ग्रेजुटी बिकमिंग पेएबल, जो भी जो पेएबल हुई है उसमें से उसको एडजस्ट कर लिया जाएगा, अगर ये इस पीरियड के बाद में अगर कोई नोटिस उन्हें पता चलता है तो यहाँ तक था दोस्तों कि ग्रेजुटी के बारे में जो रूल्स हैं 34 से लेकर 47 तक ये रूल्स मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। उम्मीद है कि काफ़ी कुछ क्लियरिटी आपको मिली होगी इस वीडियो के माध्यम से। जो लोग एनपीएस में हैं उनका ग्रेजुटी का या क्वार्टर्स का जो भी उनके रिटायरमेंट के समय जो असेसमेंट किया जाएगा, तो उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। और साथ ही साथ अगर आप एलडीसी वगैरह का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए इसी तरह पढ़ते रहिए और अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।